नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा होगा मॉक टेस्ट नंबर 21। इससे पहले हमने 20 मॉक टेस्ट आप सभी की करा दिए हैं हिंदी साहित्य 2.0 पर, जिस पे ये क्लास लग रही है। और आज का जो मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट नंबर 21 होगा। तो बिल्कुल वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे जेएनयू, बीएचयू, जामिया, डी और एमयू में आएंगे। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने एमए हिंदी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022-23 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही थी कि भैया CUCT होगा कि नहीं होगा जेएनयू में। देखिए, CUCT जो है जेएनयू में नहीं होगा, आपको कंफर्म कर दिया जाएगी। एमए में कोई CUCT नहीं होने वाला है। सारा का सारा जो CUCT लग रहा है वो ग्रेजुएशन पे लगेगा, समझ गए। CUCT पोस्ट ग्रेजुएशन जो कोर्स हैं उन पे नहीं होगा, समझ गए। तो बिल्कुल CUCT नहीं होगा। आपका कॉमन स्पेसिफिक टेस्ट होगा जो कि आपका पार्ट का सब्जेक्ट है। जो भी आप सब्जेक्ट से लेंगे, एमए हिंदी, एमए पॉलिटिकल साइंस, इस सभी से आपके क्वेश्चंस आएंगे वही 100 के 100 क्वेश्चन। उससे ऊपर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग कुछ भी नहीं, समझ गए। तो कंफर्म हो गया। तो शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट नंबर 21 का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर लगा हुआ है। पहला प्रश्न अब हमारा यहाँ पर, अबलो नसानी अब ना नशे हो किसकी उक्ति है? बताइए किसकी उक्ति है ये? अबलो नसानी अब ना नशे हो किसकी उक्ति है? बिल्कुल बताइए। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई या कबीर दास? तो याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक हमारा, तुलसीदास। जिसमें कि तुलसीदास हमको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो तुलसीदास इसका सही विकल्प हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन हमारा, राउलवील किसकी रचना है? बिल्कुल याद रखना, ये ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा हमारा, रोड़ा कवि। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? चौथा क्वेश्चन हमारा, उर्दू शतक किसकी रचना है? तो बताइए तीसरे का हमारा सही विकल्प क्या होगा? इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो कि अवधी भाषा में नहीं है? तो पहले वो बताइए। और जो चौथा क्वेश्चन है उसकी कृति पूछी गई है वो बताइए। तो तीसरे क्वेश्चन में हमारा सही विकल्प बताइए क्या होगा? रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका या चंदायन? तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, अवधी भाषा में कौन कौन सी हैं पहले ये देखना। ऑप्शन नंबर डी, बी और ए, ये सभी की सभी जो हैं अवधी भाषा में हैं। और यहाँ पूछा गया था नहीं, तो ये तीनों हमारी गलत हो जाएंगी। तीनों तो है नहीं, पर ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा, विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। तो अवधी भाषा में नहीं है पूछा गया था, तो नहीं है हमारी विनय पत्रिका। और उर्दू शतक जो कि मैंने आपसे भी पूछा किसकी कृति है, तो याद रखना ये है कि हमारी ऑप्शन नंबर डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पांचवा और क्वेश्चन नंबर छठा आप सभी की स्क्रीन पे है। पांचवें पूछा गया, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? याद रखना, केशव दास की नहीं पूछा है, तो नहीं जहाँ पे होता है तो उसको अच्छे से पढ़ा करिए। और छठे में दिया है कि निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का जो आधार ग्रंथ है वो कौन सा था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। और छठा क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है और आप सभी को याद भी रहना चाहिए। तो बताइए केशव दास की कौन सी जो है रचना इसमें से नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिय, ललित ललाम या रसिक प्रिय? जैसे कि हमको नाम से ही पता चला, तो ललित ललाम ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समझ गए। बिल्कुल। और छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन जैसे कि आप सभी को मैंने बता दिया, निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का जो आधार ग्रंथ है कौन सा था? तो बिल्कुल याद रखना, कृतिवास रामायण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमको मिल रहा है। तो सी नहीं, डी हमको नहीं दिख रहा। तो पर ये तीनों ही में से सही विकल्प होगा कृतिवास रामायण। बिल्कुल ठीक विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी। समझ गए, ये ऑप्शन हमारे ठीक थे। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सातवां और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर आता भी होगा। और बताइए, आत्मजय जो है किसकी रचना है? आप सभी को याद होनी चाहिए किसकी रचना है। कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती या श्री नरेश मेहता जी? तो याद रखना, तो आत्मजय ये कि हमारी कुंवर नारायण जी की है। और इसके अंदर मैं आप सभी को बता दूं, व्यास सम्मान मिला था 1995 में कुंवर नारायण जी को, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए जो भी रचना आती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, उसको ध्यानपूर्वक देखना है कि उसके अंदर किसी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान या कुछ पुरस्कार तो नहीं दिया। तो अगर पुरस्कार दिया है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी उसी समय। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही विकल्प, कुंवर नारायण इसका सही विकल्प हो जाएगा। और इसके अंदर जो है हमें व्यास सम्मान मिला था। बिल्कुल। देखते हैं फिर आठवां क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8वां और क्वेश्चन नंबर 9वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इसका सही विकल्प बताइए। तो 8वें क्वेश्चन में दिया है कि इनमें से नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ता जो हैं उनमें से कौन नहीं है। पहले में तो ये पूछा गया है 8वें में, और 9वें में पूछा गया है कि मैं बोरिसिल्ला जो है किसकी रचना है। याद रखना और इम्पॉर्टेंट है, इसको अभी से नोट डाउन कर लेना। तो बताइए, नई कहानी आंदोलनकर्ता जो है, प्रारंभकर्ता जो हैं उनमें से कौन नहीं है। पहले ये पूछा है कि नहीं है, उनको याद रखना कि नहीं जहाँ पे आ जाता है तो उसको अच्छे से पढ़ना होता है। तो नहीं पूछा गया तो याद रखना। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें से कौन कौन है ना। सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कमलेश्वर जी ये हो जाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें पूछा है नहीं का, तो ये है हमारे। और राजेंद्र यादव ये हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। मोहन राकेश की बात करें तो ये भी हैं, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा। पूछा गया था कि कौन नहीं है ना, कौन नहीं है। नहीं, नई जो नई कहानियाँ थी, आंदोलन करता थे उनको कौन नहीं था, तो ज्ञान रंजन, जो कि हमने देख लिया, ऑप्शन नंबर सी में सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सभी पे ऑप्शन नहीं लगा सकते, तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, क्योंकि ये पूछा था इसके अंदर नहीं है। समझिए, बिल्कुल आशा करते हैं आप सभी ने इसका सही विकल्प ही बताया होगा। तो और इसमें हम देखेंगे कि जो पूछा गया था, इसमें आप याद रखेंगे महुआ मांझी जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो आपने आशा करते हैं ये सही विकल्प बताया होगा, और जितने भी साथी जो बी ऑप्शन बता रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। 25 में से आपका क्या स्कोर रहता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10वां आ चुका है। निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा नहीं है। याद रखना, आत्मकथा नहीं है। सबसे पहले तो देखिए इसके अंदर कौन कौन सी आत्मकथा है, फिर कौन सी आत्मकथा नहीं है, ये याद रखना। और जिसने थोड़ा डीपली पढ़ा है तो अच्छे से उसका ऑप्शन लगा लेगा वो। तो आत्मकथा हमको सबसे पहले देखनी है। देखिए, मेरी आत्मकथा, तो ये है एक आत्मकथा है, तो हम सबसे पहले वो देख लेते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। मेरी असफलताएं, तो ये है आत्मकथा, ये एक तरह की आत्मकथा है, तो ये नहीं होगा। मेरी जीवन यात्रा, ये एक प्रकार की आत्मकथा है, तो इसकी ऑप्शन भी नहीं होगा। पर बात करें माटी की मूरत, ये जो है एक आत्मकथा नहीं है, तो यहाँ पूछा था आत्मकथा कौन सी नहीं है, तो ये हमारी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, माटी की मूरत, जो कि आत्मकथा नहीं है। बढ़ते हैं अपने फिर हम 11वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां आ चुका है। यहाँ से पूछा कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका निबंध है। तो याद रखना ये एक प्रकार का निबंध है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस विधा की रचना है, आत्मकथा, निबंध, कहानी या यात्रा वृत्तांत। तो याद रखना मेरे राम का मुकुट भीग रहा है एक तरह का निबंध है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है, ये एक प्रकार का निबंध हो गया। और दूसरे में से पूछे कि किसका निबंध है, ये बता दीजिए। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन नंबर बी कुबेर नाथ रॉय, ऑप्शन नंबर सी हरिशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर भारती। तो पूछा गया था कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है, तो विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये एक प्रकार का निबंध है। पढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां, और आप सभी के मेरे पास कमेंट आते हैं कि भैया हमारे इतने ठीक हुए, इतने ठीक हुए। तो जिनके 20 से प्लस स्कोर आ रहे हैं तो और वो 25 तक लगाइए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये थोड़े लो लेवल के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता दूं, अभी हम थोड़ा सा नीचे से लेवल को लेके चल रहे हैं। जैसे जैसे हाई लेवल आएगा तो बहुत ऊपर क्वेश्चंस हो जाएंगे। जिनके अभी थोड़े कम नंबर आ रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करिए। जो लास्ट ईयर के प्रश्न थे उनको भी करिए, क्योंकि अभी जो है आपके डेली टू डेली मॉक टेस्ट तो नहीं आ रहा है। हर दो दो तीन तीन दिन छोड़ छोड़ के मॉक टेस्ट आ रहा है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, मैंने पहले ही बता दिया है कि मॉक टेस्ट किस लिए नहीं आ रहे हैं, समझ गए। तो आपको डेली टू डेली तो नहीं मिल पाएगा, पर हाँ 2 दिन के अंदर अंदर आपको मॉक टेस्ट जरूर मिलेगा। तो इसलिए आप 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन जो लास्ट ईयर हमने कराए थे अपने मेन चैनल पर, हिंदी साहित्य मेन चैनल जो है, आप जब चैनल पे जाएंगे उसके अंदर मेन चैनल करके एक लोगो मिल जाएगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इस चैनल के भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो 12वें का सही विकल्प बताइए। यहाँ पे हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। तो सबसे पहले याद रखना कि कौन से हैं मार्क्सवादी आलोचक जो नहीं है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन लग जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, शिवदान सिंह चौहान जी ये मार्क्सवादी आलोचक हैं, समझ गए। फिर बात करें कि हम रामविलास शर्मा जी, ये भी हैं, और नामवर सिंह जी ये भी हैं। तो यहाँ पूछा था कि मार्क्सवादी जो आलोचक हैं वो नहीं है, तो रामविलास शर्मा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी। देखिए 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 देखिए, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंद दुलारे वाजपेयी, जो कि हमको बी में मिल रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा, समझ गए। बिल्कुल रामविलास शर्मा जी जो है मार्क्सवादी आलोचक जो हैं
वो हैं, सही है, मार्क्सवादी आलोचक हैं, ये भी आलोचक हैं, शिवदान सिंह चौहान जी भी आलोचक हैं, पर नंद दुलारे वाजपेयी जी जो हैं जो आलोचक नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर ई से हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं फिर अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13वां आप सभी की स्क्रीन पर। यहाँ से पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है। तो नहीं के आज क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो ये हमको इसमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सुरेंद्र वर्मा के नाटक, सबसे पहले तो इसके अंदर एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा कि यहाँ पूछा है कि नाटक, तो हमको याद रखना है कि सुरेंद्र वर्मा के तो नाटक होंगे, और ऊपर से नाटक भी पता चला कि ये एक प्रकार का नाटक है, ये एक प्रकार का नाटक है। तो यहाँ पूछा है कि सुरेंद्र वर्मा का कौन सा नाटक नहीं है, तो जल्दी से बताइए क्या इसके अंदर सही हो जाएगा। तो याद रखना सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है, तो बादशाह गुलाम बेगम, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो ये जो है सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। बाकी की जो ए बी डी, ये तीनों के तीनों सुरेंद्र वर्मा कृत हैं। बाकी पूछा था नहीं है, तो बादशाह गुलाम बेगम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ से पूछा है कि अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। तो याद रखना, अगर ये पूछा है कि अरे यायावर रहेगा याद किस प्रकार की, किस विधा की रचना है, तो एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है। पूछ लिया जाता है कि किस विधा की रचना है, तो आपको याद रखना है ये एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है। और दूसरे में पूछा है कि आखिर ये है किसका, तो सिंपल दो ही क्वेश्चन है, दोनों कंप्लीट करिए। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, अज्ञे जी का, राहुल संकृत्यान जी का, या यशपाल जी का। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा, अज्ञे जी। समझ गए, बिल्कुल अज्ञे जी सही विकल्प होगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 15वां और क्वेश्चन नंबर 16वां, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है, सबसे पहले तो ये बताना है। और जो इतना बड़ा ये उक्ति दी हुई है, ये उक्ति दी हुई है, ये उक्ति किसकी है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में आई हुई थी, इसलिए क्वेश्चन को रखा गया। यूजीसी नेट जेआरएफ में क्वेश्चन आया था ये, तो इसे ना रट ही लेना मेरे हिसाब से। तो अगर इसको पता है तो बहुत बढ़िया, अगर जो नहीं पता है तो याद हो जाएगा। महाकाव्य नहीं है तो याद रखना, सबसे पहले देखिए हम साकेत, ये एक प्रकार का महाकाव्य है, हमें जो नहीं है वो देखना है। कमायनी बहुत सुना है हमने महाकाव्य, प्रियप्रवास ये भी सुना है हमने महाकाव्य, पर महाप्रस्थान जो है हमारा महाकाव्य नहीं है। तो उसमें यही पूछा गया कि कौन सा महाकाव्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। और उक्ति दी हुई, ये उक्ति हमारी दांडी की है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि ये अलंकार पूछा है इसके अंदर, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा, रूपक, रूपकशक्ति, या अनुक्ति। तो देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, मतलब तो ये भी याद रखना कि एक प्रकार की पंक्ति है और कौन सा अलंकार का प्रयोग है। तो याद रखना अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको हमको याद कर लेना चाहिए जहाँ से भी क्वेश्चन ये आता है। तो क्योंकि नेट का क्वेश्चन तो याद करना पड़ेगा, रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जिसको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 18वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप आशा करते हैं कि आप सभी को इसका सही विकल्प पता होगा। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, शिव सिंह सेंगर जी, या राहुल संकृत्यान जी। तो याद रखना पुरानी हिंदी किसने कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताना। जिसका 20 से प्लस स्कोर जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, और थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो उसको मेरे हिसाब से मेहनत और करनी है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो बहुत बड़े, जो नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा सा करने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट तक अगर आप क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन हैं, क्योंकि वो सभी के सभी क्वेश्चन लास्ट ईयर के प्रश्नों के हैं। सबसे लास्ट ईयर के जो पेपर्स हुए हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के, बात करें जीआरएफ तक के, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के भी दिए हुए हैं, सभी के हैं। टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, जो भी एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का, उसमें सभी क्वेश्चन उसमें कंप्लीट है 3 से 4 हज़ार क्वेश्चनों में। तो इसमें हमने 18वां क्वेश्चन देख लिया, 19वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 19वां आ चुका है। यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित
जो ब्रज भाषा है दोस्तों, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो जो हमारी ब्रज भाषा है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। शैरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या पैशाची? तो याद रखना, जो अपभ्रंश की जो विकसित हुई है ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शैरसेनी हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई, तो शैरसेनी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो शैरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प हो जाएगा। बिल्कुल बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारे, पूछा गया कि डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? कौन से साहित्य से? हरियाणवी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, अवधी साहित्य या मैथिली साहित्य? तो डिंगल भाषा का जो संबंध है वो राजस्थानी साहित्य से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल देखते हैं अपना फिर हम 21वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21वां आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट होगा और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्रम याद रखना चाहिए। जिनको क्रम याद है तो बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है। यही क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। कौन सा इसके अंदर सही क्रम होगा? तो आपको मैं ऑप्शन ए में बता देता हूँ। रामचंद्रिका, रामचरितमानस, वैदेही वनवास या राम की शक्ति पूजा। इन चारों को व्यवस्थित करिए इन तीनों के हिसाब से। ए, बी और सी इसके आपके ऑप्शन है, ए, बी और सी। बताइए क्या विकल्प होगा? बिल्कुल, और जल्दी से जल्दी इसका प्रश्न का करा करिए, देखा करिए कौन सा पहले कौन सा बाद में है, तीनों को पढ़िए और अच्छे से इसका विकल्प लगाने का प्रयास करिए। तो मैं बताऊं आपको दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। सबसे पहले रामचरितमानस, फिर रामचंद्रिका, फिर वेदी वनवास, फिर राम की शक्ति पूजा। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा। कालक्रम पूछा गया था, सही क्रम तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर 22वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22वां बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी की जो पत्रिका पढ़ते हैं, पत्रिका का क्रम पढ़ते हैं, कौन से सन में आई है, किसने लिखी है, समझ गए, वो याद करते हैं। तो क्रम याद है तो इसको व्यवस्थित करिए। सिंपल इसमें यह दिया है कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। बिल्कुल देखिए और सही क्रम बताने का प्रयास करिए। डी भी दिखा देते हैं आपको, लीजिए ये हो गए हमारे सही क्रम। चार ऑप्शन आ चुके हैं, चार ऑप्शनों को व्यवस्थित करिए। बिल्कुल, तो ऑप्शन आपको बताते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले कविवचन सुधा है, याद रखना कविवचन सुधा, फिर हिंदी प्रदीप, फिर नगरी प्रचारणी पत्रिका, फिर सरस्वती। चारों का क्रम ये था और आशा करते हैं आपने भी यही क्रम लगाया होगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ 23वां क्वेश्चन है हमारा। आपने रचनाएं पढ़ी होंगी, रचनाकार पढ़े होंगे, तो रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। सिंपल यही है, काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम। लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद्र जी, अमृतलाल नागर जी या कमलेश्वर जी? इनको कौन पहले आया, मतलब किनका जन्म पहले हुआ है, फिर इनके बाद इनका जन्म हुआ है, फिर इनके बाद इनका जन्म हुआ है, उसके हिसाब से आपको इसके अंदर करना है। तो मैं चार ऑप्शन आपको दिखाता हूँ, ये लीजिए। चार ऑप्शन आपके आ चुके हैं, सही क्रम में व्यवस्थित करिए और आशा करते हैं आप सभी इसका सही विकल्प भी लगाएंगे। नहीं पता है तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही विकल्प, ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले याद रखना, बिल्कुल लाला श्रीनिवास दास जी, फिर प्रेमचंद्र जी, फिर अमृतलाल नागर जी, फिर कमलेश्वर जी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सही क्रम। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही विकल्प। बढ़ते हैं अपने फिर हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ हमारा जो 24वां क्वेश्चन, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है रचनाकारों के ऊपर। रचनाकारों का सही क्रम बताना है। जैसे आपने ऊपर कर लिया, अब नीचे में भी रचनाकार है, इनका सही क्रम बताइए। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो मैं आपको सही क्रम बता देता हूँ, नहीं पता तो याद करना। जिसने लगाया बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही विकल्प। सबसे पहले प्रसाद जी हैं, समझ गए, फिर निराला जी, फिर पंत जी, फिर आखिरी में महादेवी वर्मा जी। तो 24वें का सही क्रम सी हो जाएगा, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। 25वां क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो रचनाकारों का सही क्रम जानते होंगे, और ये 25वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 25वां लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा कि युग की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम। थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए युग की दृष्टि से और कालक्रम की दृष्टि से,
बिल्कुल 3 क्वेश्चन आपके थोड़ा जो है रचनाकारों के थे और होने भी चाहिए थे, क्योंकि एक ही मॉक टेस्ट में अगर एक ही क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा सा देखने को मिलता है, पर 3 क्वेश्चन अगर एक साथ मिल जाएं और तीनों पे हम रिसर्च कर लें, थोड़ा सा पढ़ लें, तो हमें आगे और एग्जाम जो होने वाले हैं उनमें काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। तो मैं आपको 4 ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये आपके 4 ऑप्शन हैं, इनको सही से व्यवस्थित करिए और आखिरी में आपको मैं इसका आंसर भी बताते जाऊँगा। जो पिछले 20 मॉक टेस्ट हैं वो भी करिए, इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए। 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन भी करिए। प्लेलिस्ट में जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन की, वहाँ से आप जाके सिंपली कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद बरदाई जी सबसे पहले हैं, फिर मीराबाई जी हैं, फिर सेनापति जी हैं, फिर हरिऔध जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। और आशा करते हैं ये मॉक टेस्ट में आपके अच्छा स्कोर रहा होगा। कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना, कितने गलत हुए ये बताना, और कैसा मॉक टेस्ट लग रहा है। 2 से 3 दिन में आपको हर रोज़ तो नहीं मिल पाएगा, पर 2 से 3 दिन में आपको हर रोज़ ये मॉक टेस्ट, मतलब डेली डेली नहीं, 2 से 3 दिन में मिलता रहेगा। और जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे मॉक टेस्ट का लेवल भी बढ़ेगा और बहुत अच्छा मॉक टेस्ट आपके लिए हो जाएगा। बिल्कुल आज के मॉक टेस्ट को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।